हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था, तो हम उसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं टॉपिक क्या है सब चीज़ का। तो अगर आपने बाकी सारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए एंड देन फिर इस लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देता हूं। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है, फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज ये है कि अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रखा है नेगेटिव चार्ज और एक रखा है पॉजिटिव चार्ज। दो चार्ज रखे हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो किस साइड लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, हमको ये समझना है। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी ना, फॉर्मूला तो क्या होगा, Q इंटू ई आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, Q इंटू ई। चाहे नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, Q इंटू ई होगा। हमने पहले पढ़ रखा है फॉर्मूला। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलग। ठीक है, किसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव चार्ज का फोर्स लगेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ऊपर वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बस इतना बताना था। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है जब मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था। ठीक है, और हमने दोबारा बता दिया, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज आने वाला है इसलिए बताया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको रब करते हैं यहाँ से, और फिर अपना जो आज का जो एक्चुअल लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैं जल्दी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, इसलिए वीडियोस लंबी हो जाती हैं। आराम से पढ़ाने का मतलब ये है और मोटिव ये है कि मैं भी थोड़ा स्टेबल रहूँ। ठीक है, और आपको भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। ठीक है, वरना तो बहुत सारे बच्चों को या फिर लोगों को तो बोरिंग लगता ही है, वो दिखते हैं नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं इसको। चलिए कोई नहीं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो डेट नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं देखिए ध्यान से फिगर बनाता हूं। फिगर में क्या दिखाऊंगा मैं आपको। मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने को बनाना सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, पैरेलल लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग सिखाया था ना। तो मैंने ये पैरेलल लाइंस बना ली, मैंने मान लिया कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये ई वेक्टर। ठीक है, इसी में एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, डायपोल रखा हुआ है, तो डायपोल मैंने ऐसे बना दिया, ये डायपोल बना दिया मैंने, थोड़ा बीच में कर देते हैं और थोड़ा सेंटर में, ये मैंने डायपोल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज वहाँ रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि डायपोल का -q चार्ज यहाँ रखा है, +q चार्ज यहाँ रखा है। डायपोल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, डायपोल का सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, और डायपोल ने, ठीक है, तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q होगी ना। तो इस p वेक्टर ने, ठीक है, जो p वेक्टर है ना, यहाँ से डायपोल ने, इस p वेक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रखा है। क्या बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। तो मैं यहाँ पे एक को लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक को लाइन बना दी मैंने, इसको हम थोड़ा सा बीच में से रब कर देते हैं ताकि हमारी फिगर थोड़ी ठीक लगे। ठीक है, हाँ, तो ये p वेक्टर ने, ये e की डायरेक्शन है ना, इसके साथ क्या बना रखा है, एंगल थीटा बना रखा है। मैंने मान लिया कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। तो ये हमारी यहाँ तक फिगर होगी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर मैं इस +q चार्ज की बात करूं
तो इस प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू इंटू ई, और डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इस क्यू चार्ज पे फोर्स निकालने जाऊं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड आएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आएगी फोर्स एफ ऑन प्लस क्यू, एफ वेक्टर प्लस क्यू। और इस माइनस क्यू चार्ज पे आएगी क्या, ई वेक्टर डायरेक्शन ये है ना, उसके अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस पे फोर्स लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स होगी, ये क्या होगी, एफ वेक्टर माइनस क्यू। एफ वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा और एफ वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। और किसके इक्वल होंगे, क्यू इंटू ई के, क्योंकि दोनों का क्यू सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं वो भी सेम है, ठीक है। वो क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। बात आई समझ, ठीक है। यहां तक तो सब चीजें क्लियर है। सर हम कर क्या रहे हैं, देखिए हम निकाल रहे हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, ये सिस्टम है, इस पास एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये है, उन दोनों में फोर्स लग रही है, और उस पार्टिकल पे दो जो ऐसे फोर्स लग रही है, यहां पे एक फोर्स लग रही है, यहां पे एक फोर्स लग रही है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये जो ये डाइपोल है, डाइपोल ये रोटेट कर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे कर जाएगा, रोटेट, क्या कर देगा, रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट किया तो मतलब टॉर्क है, तो मैं उस टॉर्क की वैल्यू निकालनी, उस टॉर्क का फॉर्मूला निकालना कितना टॉर्क होगा, ठीक है। ये क्लास हमने 11 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे समझ ही आए हो अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो बताएंगे उसको अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टॉर्क निकालना है कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा। पहली बात तो ये घूमेगा जरूर। क्यों घूमेगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको घुमा देगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, शो दैट द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होता है। ट्रांसलेटरी फोर्स निकालने 0 होगा। ट्रांसलेटरी फोर्स का मतलब है कि ये जो डाइपोल है ना, ये लीनियर मोशन नहीं कर सकता, मतलब इसमें नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 कैसे, ध्यान से देखिए, ये एफ वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू कितना है, क्यू ई, एफ वेक्टर ड्यू टू माइनस, एफ वेक्टर और माइनस क्यू वो कितना है, वो भी क्यू ई है। दोनों क्यू ई है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब हमारी नेट फोर्स 0 हो गई तो मतलब नेट ट्रांसलेटरी फोर्स क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ये अच्छे से फिगर बनानी है अपने एग्जाम के अंदर, और लैंग्वेज लिखनी है थोड़ी बहुत। लैंग्वेज का मतलब है कि जो फिगर बना रखा है ना उसको समझाना है। कैसे समझाओगे, मैं बोल रहा हूं, अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। सिंपल क्या बोलोगे, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस क्यू कोमा 2a, ठीक है, ये 2a डिस्टेंस है इनके बीच में, क्यू और माइनस क्यू में। इस 2a इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। कितना लिख दिया, फिगर बना दी। अब लिखना है, सिंपल सी बात है, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू ई वेक्टर। ई वेक्टर की वजह से जो फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, क्यू इंटू ई होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन बोल दिया मैंने, आई एक्स एक्सिस बोल दिया, क्या बोल दिया, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो क्या होगी, क्यू इंटू ई आई कैप। और वैसे ही क्या लिखोगे आप, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू ई वेक्टर, वो क्या होगी, वो भी क्यू ई होगी, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब माइनस आई कैप होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलोगे आप, अलग कलर यूज कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या बोलोगे आप, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है, वो क्या होगी, एफ वेक्टर ऑन प्लस क्यू प्लस एफ वेक्टर ऑन माइनस क्यू। प्लस क्यू पे जो है वो है क्यू ई आई कैप, और इस पे है माइनस क्यू ई आई कैप। और जब हम इसको करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। मतलब नेट ट्रांजिटली फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 है। मतलब कि वो लीनियर मोशन नहीं कर सकता, नो लीनियर मोशन, ओनली रोटेट कर सकता है। अच्छा, रोटेट कर सकता है नहीं कर सकता किसको लगेगा, कोई भी चीज रोटेट कब करेगी, जब उस पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 हो
और जो भी फोर्स लग रही हो ना वो एक लाइन में ना आ रही हो। जैसे ध्यान से देखिए, आपके सामने ये फोर्स थी, ये वाली F/F प्लस Q, ये इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, और ये वाली जो फोर्स है वो इस लाइन के लॉन्ग लग रही है। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सेम नहीं है। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो वो जो चीज होती है ना वो रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देयरफॉर द डाइपोल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा डाइपोल। ध्यान से देखिए, आपके सामने भी है, अगर यहां पे फोर्स लगाए, इसको यहां फोर्स लगाए, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे हैंडल की तरह क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। आई बात समझ। अब टॉर्क कितना होगा वो निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ठीक है, वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल, उसको टॉर्क को दिखाते हैं टाउ से, ये टाउ का सिंबल है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स। ठीक है, ईदर फोर्स, ठीक है, दो फोर्स लग रही होगी ना, उनमें से कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, ईदर फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, पीछे चलते हैं। ईदर फोर्स तो या तो ये लो या ये ले लो, दोनों का फॉर्मूला क्यू ई है, क्यू इंटू ई। पर परपेंडिकुलर फोर्स कैसे निकाले, परपेंडिकुलर फोर्स किस किस के बीच में, परपेंडिकुलर फोर्स, सॉरी परपेंडिकुलर फोर्स है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले, किस किस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सबसे पहले ये बात, इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए, ये फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लग रही है ना, और ये फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लग रही है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे देखिए ध्यान से, इसको कैसे निकालेंगे हम ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। आई बात समझ, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, यहां से ऐसे ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये 2a था ना, डायपोल जो लेंथ होती है वो 2a मानी थी। तो अगर हाइपोटेन्यूज 2a है, ये थीटा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कैसे निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। कितना आ जाएगा वो, 2a साइन थीटा। ठीक है, ज्योमेट्री से करोगे तो हो जाएगा आराम से, ट्रिग्नोमेट्री से। तो अच्छे से ही हमको पता लगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों बीच में, 2a साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाओ इक्वल टू ईदर फोर्स मतलब q इंटू ई। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा, 2a साइन थीटा। अच्छा, q और 2a हमने पहले देख रखा है ना, q इंटू 2a क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, q इंटू में 2a को साथ रख देंगे, इंटू में e साइन थीटा। ठीक है, और हमें पता है q इंटू 2a क्या होता है, p डाइपोल मूवमेंट, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो टाउ का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, क्या आ गया, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। आई बात समझ, यहाँ पे P जो है वो डाइपोल मूवमेंट है डाइपोल का, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा P और E के बीच में एंगल है। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो P साइन थीटा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, और ये AB साइन थीटा आपने कहीं ना कहीं वेक्टर्स पे पढ़ा होगा। अगर वेक्टर्स क्लियर नहीं है आपको, 12th में आने के बाद 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो मैंने एक अच्छे से पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है वेक्टर्स के ऊपर, जिसके में हमने क्लास 12th में जो टॉपिक्स होंगे ना वेक्टर्स के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, वो आपको वहां मिलेंगे। तो पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, पर अभी के लिए आपको ये तो देखा ही होगा, AB साइन थीटा आपने देखा होगा। तो AB साइन थीटा क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसका कुछ फॉर्मूला होता है AB साइन थीटा कुछ करके। ठीक है, साथ में n कैप डायरेक्शन भी आती है। ठीक है, मतलब AB साइन थीटा की जगह मैं वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर में, तो मैं एक वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो मेरा फॉर्मूला है ना टाउ का, ठीक है, वो PE साइन थीटा था ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर। ठीक है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, वेक्टर फॉर्म, उसी फॉर्मूले की वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने
जिसने पहले से लेक्चर दे रखा है कहीं और से, तो उनको पता होगा कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन इस टाउ के ऊपर पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे, कि हमने पी ई साइन थीटा ही क्यों लिखा, हमने ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्यों नहीं लिखा। पी साइन थीटा है, हमने पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिख दिया, बट हम ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर भी तो लिख सकते थे, हमने वो क्यों नहीं लिखा। तो देखिए उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है, सब बताते हैं मैं भी बताता हूं क्या हुआ इसका रीजन। देखिए यहां पे, यहां चलिए देखो, ये डाइपोल जो हमारे पास है जिस कॉन्फ़िगरेशन में है, अगर ये घूमेगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से सोचोगे, हमने डिस्कस भी किया था कि कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें घूमेगा ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पी वेक्टर और ई वेक्टर, ये ई वेक्टर डायरेक्शन है ना, ये वाली, ये ई वेक्टर डायरेक्शन ये वाली, और ये पी वेक्टर, इन दोनों का मैं किस तरीके से वेक्टर प्रोवाइड करूं कि जो डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज आए। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ चलनी चाहिए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर है इस पॉइंट पे देखा ना, इस पॉइंट से ऊपर जो है P है और नीचे E है। तो मैं जब P से E की तरफ आऊंगा ना, तभी डायरेक्शन क्या हो पाएगी, क्लॉकवाइज हो पाएगी। इसलिए मैंने P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर किया। अगर मैं E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिखता ना, तो उसके हिसाब से हमारा डाइपोल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था, बट वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता, वो इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में किससे घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हमने इसको क्या लिखा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखा। आई बात समझ। ऐसे डोंट वरी, एग्जाम में ये कहीं नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा कि इसको हमने E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये तो बस सब बताते हैं, तो मैंने भी आपको इसी बता दी। चलिए, ये होगी मेरी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब कुछ हम केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केस कैसे डिस्कस करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 में हम ले लेते हैं, अगर थीटा जो है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, पी साइन थीटा वाला फॉर्मूला था ना टोक का, पी साइन थीटा। तो उसके अंदर अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो क्या होगा। तो सिंपल मैं जल्दी फिगर बना देता हूं इसके लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, यहाँ पे, 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 ठीक है। और ये एक डाइपोल मान लीजिए, छोटा डाइपोल बीच में रखा हुआ है, ठीक है। ये है -q, ये है +q, ठीक है। और ये है E वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है दोनों के बीच में 0 डिग्री। अगर -q उधर लिख देंगे, +q उधर लिख देंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, उस केस में हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। वो बना नहीं रहा मैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी केस हो तो देखो ध्यान से, इस पे फोर्स इधर लगेगी, इस पे फोर्स इधर लगेगी, दोनों फोर्स इक्वल होंगी और दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तब तो टॉर्क नहीं लगेगा ना, लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा तभी टॉर्क लगेगा, तभी घूमेगा। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में ये डाइपोल घूमेगा नहीं, ठीक है, ये रोटेट नहीं करेगा, मतलब टॉर्क 0 होगा। तो सिंपल, टाउ P का P, E का E, साइन थीटा अगर आप 0 भी डाल दो या 180 डाल दो, कुछ भी डाल दो, हर एक केस में जो टाउ आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। टाउ कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि जो हमारा डाइपोल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। आई बात समझ। मिनिमम टॉर्क, इसको हम मिनिमम टॉर्क भी कहते हैं, मिनिमम टॉर्क, ठीक है। किसी भी डाइपोल में मिनिमम टॉर्क 0 लग सकता है। आई बात समझ। अच्छा, केस सेकंड में चलते हैं, केस 2। केस 2 में थीटा, मान लीजिए थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं हम, लाइंस ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। और डाइपोल हमारा मान लीजिए कुछ ऐसा रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए +q ये है और -q ये है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये E वेक्टर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई बात समझ। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये
ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब टॉर्क लगेगा, कोई ना कोई तो टॉर्क लगेगा इसमें, नहीं इस डायरेक्शन में नहीं, एक मिनट देखते हैं, अगर इस पे इधर ऐसे इधर, ये अभी भी इस साइड घूमेगा, किस साइड घूमेगा, इस साइड घूमेगा, मतलब टॉर्क लगेगा, ठीक है। अगर माइनस के ऊपर होता, प्लस के नीचे होता तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा टाउ, वो क्या होगा, पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो टाउ कितना हो जाएगा, पी इंटू ई, टाउ कितना हो जाएगा, पी इंटू ई। तो ये है मैक्सिमम टॉर्क, ये कितना होगा, ये करेंगे हम मैक्सिमम टॉर्क, इतना हो सकता है, मिनिमम टॉर्क 0 हो सकता है और मैक्सिमम टॉर्क पी इंटू ई हो सकता है, ठीक है। इसको हम यहां तक करेंगे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमारे इस डायपोल की पूरी थ्योरी थी, ठीक है। अब हम एक बार न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा लगा होगा तो पॉज करिए, जो लिखा है अच्छे से उसको रिवाइज करिए, देन फिर क्वेश्चन पे आइएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ज़्यादा हमने कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस आपने नहीं पढ़ी है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। ये वो क्वेश्चन रखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि सारे सिस्टम हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा, हाँ सब सही चल रहा है। तो देखिए एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। डायपोल मूवमेंट आपको दे रखा है, मतलब पी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 × 10⁹ कूलम मीटर दे रखा है, ठीक है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, विद ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पी और ई के बीच में एंगल दे रखा है, हमने उसको थीटा ही बोलते थे, तो थीटा 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अरे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, टाउ क्या होता है, पी ई साइन थीटा। आपसे जी मैग्नीट्यूड पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछी है, तो सिंपल आप ये बताइए पी साइन थीटा, पी क्या है, 4 × 10⁹ इंटू में ई 5 × 10⁴ मल्टीपल में साइन थीटा। अब जल्दी बताइए साइन 30 डिग्री कितना होता है, बिल्कुल सही, हाफ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 × 10⁹ इंटू में 5 × 10⁴, ठीक है। तो सब कुछ करोगे तो 10 कितना आ जाएगा, अच्छा -9 है यहाँ पे, -9, ठीक है, यहाँ -9 कर दीजिए, ठीक है। अगर सब अच्छे से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है, इतना टॉर्क आ जाएगा। ध्यान रखिए टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, ठीक है, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर रखिएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये अच्छे से हो गया, क्वेश्चन तो आसान था। मैंने यहाँ पे साइड में आंसर भी लिख रखा है ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। अब मैं एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसके बाद, और इस पर फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में भी इस टॉर्क का यूज आएगा जो हमने पी साइन थीटा पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस टॉर्क से, पी साइन थीटा से रिलेटेड ही तुम्हारा जो टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा ब्रशअप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए ये करते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये अगला टॉपिक है। टॉपिक क्या बोलता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in electric dipole when rotated inside the uniform E vector and hence find the orientation and मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते हैं, मैं फिगर बनाता हूं, आपको कुछ बातें समझाता हूं, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो वही चीज करनी है हमें, हमने पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है भाई, सब बना लेते हैं। हमारी जिंदगी में है ही क्या, ई वेक्टर पी वेक्टर ये बनाते रहो, है ना, ज़्यादा कुछ खुशियां तो है नहीं हमारी ज़िंदगी में। तो देखिए ई वेक्टर यहाँ पे है, ये हमने बना दिया, एक डायपोल बना दीजिए, ठीक है, ये डायपोल बना दिया। ठीक है, ये डायपोल ये -q, ये डायपोल है +q, इन पे फोर्स दिखा दीजिए, यहाँ फोर्स जाएगी F वेक्टर ड्यू ऑन +q, और ये वाली फोर्स यहाँ जाएगी, इसको बोल दीजिए F वेक्टर ऑन -q। ठीक है, ये सेंटर आपने O बोल दिया, आई बात समझ। डिस्टेंस 2a दिखा दीजिएगा, ठीक है, हमारा कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो जाएगा। अब यहाँ देखिए करना क्या है आपको, अभी इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है, वो एंगल है थीटा। ई वेक्टर और पी के बीच में एंगल कितना है,
थीटा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम इस डायपोल को ना, ये डायपोल देखो क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, ये खुद ब खुद क्लॉकवाइज घूम जाएगा अगर मैं छोड़ दूंगा इसे, बट मैं इसे चाहता हूं कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में इसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं विद स्मॉल एंगल डी थीटा, छोटा सा एंगल डी थीटा से, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो डायपोल है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाए, थोड़ा इस तरीके से, समझ रहे हो, कि जब थोड़ा सा रोटेट करूं मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद एंगल, ये क्या है, ये हमने एंगल मान लिया छोटा सा डी थीटा, ये एंगल क्या मान लिया मैंने, डी थीटा मान लिया, ये पहले यहां पे था फिर यहां पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट किया। तो इसे रोटेट करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है, ये बोलना है हमें, ठीक है। तो सिंपल वही, सपोज अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वी हैव टू रोटेट इट बाय अ स्मॉल एंगल d थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो वर्क डन टू रोटेट दिस डायपोल विद एंगल d थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज विल बी गिवन बाय, ये सही लैंग्वेज थी। तो जो मैं वर्क डन करूंगा, ठीक है, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन विल बी गिवन बाय, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन को मैं dw से दिखाऊंगा, dw क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा, जैसे कि वर्क डन का फोर्स F इंटू एस होता है ना लीनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम टाउ इंटू थीटा करते हैं, ठीक है, टॉर्क इंटू में एंगल। तो हमने टॉर्क तो इस पर टाउ लग रहा था और एंगल हमने छोटा से घुमाया तो डी थीटा लिखा है, ठीक है। तो dw क्या हो जाएगा, टाउ क्या था, PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा, आई बात समझ। अच्छा, मेन एम क्या है, मेन एम मैं ये निकालना चाहता हूं कि मान लीजिए कि डायपोल और ए वेक्टर के बीच में इनिशियल एंगल θ1 है, मैंने उसको रोटेट किया और बाद में जाके जो एंगल हुआ ना उन दोनों के बीच में वो θ2 हो गया। तो मुझे ये काम करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे बताना है इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं टोटल वर्क डन। आपको शायद थोड़े बच्चों की आवाज आ रही होगी कि गली में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। टोटल वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है, θ1 से θ2 एंगल में मुझे रोटेट करना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, और थीटा हमने कहां से कहा लेंगे हम, θ1 से θ2, आई बात समझ। P कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो W इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा, लिमिट है θ1 से θ2। तो W माइनस कोस थीटा का माइनस भा लेता हूं मैं, तो यहां पे आएगा माइनस P इंटू में ई कोस θ2 माइनस में कोस θ1, आई बात समझ। अब क्या करूंगा मैं, इस माइनस को अंदर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि हम लोग, अगर मैं करना चाहूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। मतलब कि मुझे डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पे रोटेट करना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। आगे क्या है, दिस वर्क डन इज stored as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी इन द डायपोल, ठीक है। और ऐसा काम करने के बाद डायपोल के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उस एनर्जी को मैं यू से दिखाऊंगा और वो किसके इक्वल होगी, इसी वर्क डन के इक्वल होगी, ठीक है। तो यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, आई बात समझ, ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। u इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 कोस थीटा 2, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला हो तो फॉर्मूला लगा दीजिए, वर्क डन निकालने के लिए बोला हो तो वर्क डन दो लोगों की वजह से निकालने के लिए बोल सकता है वो, एक तो एक्सटर्नल एजेंट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, W इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये एक्सटर्नल एजेंट के लिए है, जब एक्सटर्नल एजेंट के लिए पूछा हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूछा है ना, तो ये वर्क डन ये जो आएगा उसका माइनस कर दोगे ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो इनमें से जो पूछे एक को निकालो और दूसरे को उसका नेगेटिव कर दो अगर पूछेगा तो। आई बात समझ, आई होप यहां तो बात समझ में आई होगी। अच्छा इस पे थोड़ा और वर्क करते हैं, हम भी थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, उसको थोड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, हम केस से डिस्कस करते हैं, केस वन मान लीजिए कि जो थीटा 1 है ना, थीटा 1 जो है वो मान लीजिए आप 0 डिग्री है, थीटा 1 क्या है 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा पीई यू इक्वल टू पीई कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा 2 को मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है, थीटा 2 को थीटा, मतलब 0 डिग्री से किसी एंगल थीटा पे रोटेट करना है। अब कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे आएगा पीई 1 माइनस कोस थीटा। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चों को देखिए, यहां पे अगर बायो वाले होंगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, पर मैथमेटिक्स वाले को समझ आ जाएगा। क्या मतलब है, आपने मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री में 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या था, कोस 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा के, पर एक ये भी होता है। और अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा है, अगर मैं सिर्फ थीटा लिखूं तो थीटा के लिए क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो कितनी आएगी वहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब कि मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना, मतलब कि u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 2 पीई साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बट ये तभी होगा जब इनिशियल जो एंगल है थीटा 1 वो 0 डिग्री होगा और किसी एंगल थीटा पे आपको रोटेट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे उसी केस में, ठीक है। अच्छा केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में हम कर लेते हैं थीटा 1 को 90 डिग्री कर लेते हैं, तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा पीई कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा, थीटा 2 को थीटा मान लिया, कोस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा माइनस पीई कोस थीटा। हाँ ये है ज्यादा वाला इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। सर मतलब क्या इसका, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो देखिए अगर आपको थीटा 1 थीटा 2 क्लियरली दे रखा है कि थीटा 1 ये है थीटा 2 ये है, तो जो फॉर्मूला था ना पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 उसका यूज कर दीजिए। बट आपको बोला गया है कि ये डाइपोल है ना, ये इस एंगल पर है, इस एंगल मतलब है कि थीटा ये है, बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। उसे रोटेट करने के बारे में नहीं बोला कि उसने यहां से यहां रोटेट किया, उसने बोला कि बस जो डाइपोल है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना एंगल है, एक ही एंगल दे रखा है, अब बताओ कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। तो मैं फॉर्मूला यूज करने के लिए तो दो एंगल चाहिए थीटा 1 थीटा 2, पर यहां पे एंगल एक है, तो उस केस में आप केस 2 को ध्यान रखिएगा, केस 2 में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। केस 2 पे इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा माइनस पीई कोस थीटा, आपको जो एंगल दे रखा है ना उसको ये वाला थीटा मानना है और फॉर्मूला लगाना है u इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा।
ठीक है, वो जो एनर्जी आएगी उसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, जूल में होती है SI यूनिट में। आई बात समझ? अच्छा, इसमें थोड़ा और काम करते हैं। इसी माइनस पी कोस थीटा को दो पार्ट में तोड़ते हैं। अगर जो थीटा है माइनस पी कोस थीटा में जो थीटा है, ठीक है, वो क्या होगा, मान लो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। तो यू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई। ठीक है, ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी कम से कम, सबसे कम इतनी होगी। और इसे बोलेंगे स्टेबल। क्या बोलेंगे, स्टेबल। और थीटा 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होता है ना, तो मैं बोलूंगा इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ? बी पार्ट में अगर वही थीटा 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 180 डिग्री, तो यू क्या होगा, माइनस पी ई कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस होके यू क्या आ जाएगा, पी इंटू में ई। यू क्या आ जाएगा, पी इंटू में ई। अच्छे से बनाते हैं इस ई को। ठीक है, यू आ जाएगा पी इंटू में। तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल, तो क्या बोलेंगे इसे, अनस्टेबल। और थीटा 180 डिग्री में भी इक्विलिब्रियम होता है, हमने देखा था अभी, तो इसको बोलेंगे इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और वो जो पोजीशन थी वो किसकी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखिए। मेन फॉर्मूले दो हैं आपके लिए, u इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। जब दो एंगल दे रखे हो, एक एंगल दे रखा हो तो माइनस पी ई कोस थीटा लगाना है आपको। ठीक है, और जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी दूर रखा है। कोई नहीं, पानी बाद में पी लेंगे अभी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी बात। एक बार देखिए, सारे फॉर्मूले को देखिए जो पढ़ा है, और फिर हम क्वेश्चन करने चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर क्वेश्चन बड़ा होगा ना तो सिर्फ गिवन लिख देंगे, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में लग रहा होगा तो मैं छोड़ दूंगा उसे। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, हम उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा तो उससे हम बात करेंगे उसकी। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर मतलब 2a दे रखा है आपको, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। विद इज एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थीटा क्या है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है आपको, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। उसमें जो टॉर्क लगा रहा है वो आपको दे रखा है 8√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल, इसका मतलब ये है कि जो डायपोल के अंदर जो चार्जेस है ना, उनका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखो, ये सारी चीजें किस में आती है, टाउ का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, पी साइन थीटा, उसमें आता है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में 2a इंटू में ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आप Q निकाल सकते हो ना अच्छे से। Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा टाउ अपॉन में कितना हो जाएगा, 2a इंटू में ई और इंटू में साइन थीटा। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। आई बात समझ? तो इसको कैलकुलेट कर लें क्या, चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कैलकुलेशन में गलती ना करूँ। ठीक है, वो कभी हो जाती है। तो देखिए जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 8√3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई में e 10⁵ मल्टीप्लाई में √3/2, तो √3 इंटू में 2 पर जाएगा, तो √3 से √3 गया, 2 से 2 गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 इंटू में 10⁻, नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा -3 कूलम, वो कितना हो जाएगा 8 मिली कूलम। ये कितना बोलते हैं हम इसको, 8 मिली कूलम। ठीक है, तो ये तो सही आ रहा है। ये था फर्स्ट पार्ट का। अगले में निकालनी पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड ये भी कर देता हूं मैं। सेकंड में निकालनी पोटेंशियल एनर्जी।
थीटा की दे रखा है ना, तो सिंपल यू का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, माइनस पी ई कोस थीटा। आई बात समझ, माइनस का माइनस, पी कितना है 2 इंटू 2a, क्यू निकाल लिया था हमने, क्यू कितना है 8 मिली कूलम, 8 इंटू 10⁻³ इंटू में 2a कितना था 2 इंटू 10⁻² इंटू में ई कितना है 10⁵, और कोस थीटा कोस 60 डिग्री कितना होता है ध्यान रखिए 1/2। आई बात समझ, तो इससे ये गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -8 -3 -2 -5 +5 पूरा हो जाएगा, तो -8 जूल, और -8 जूल यहाँ से हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, अच्छा 2a दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻² मीटर, एंगल बना रहा है 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, टॉर्क लग रहा है कितना 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, अगर डायपोल के चार्ज दे रखे हैं आपको, क्यू दे रखा है आपको 8 नैनोकूलम, नैनोकूलम क्या होता है -9 कूलम। तब क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, सॉरी पी साइन थीटा नहीं, पोटेंशियल का माइनस पी कोस थीटा होता है ना, जब एक एंगल की बात हो रही होती है, तो माइनस पी कोस थीटा, थीटा दे रखा है हमें, ई नहीं दे रखा, तो ई पता लगा लो, और पी तो आ ही जाएगा क्यू इंटू 2a से। अब ई कैसे पता लगाएं, टॉर्क के फॉर्मूले से, तो ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा टाउ डिवाइड बाय पी साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा टाउ डिवाइड बाय क्यू इंटू में 2a साइन थीटा। ठीक है, साइन 60 डिग्री बताइए आपको, यहां से ई आ जाएगा, उस ई को उठा के इसमें लगा दोगे तो आपका यू आ जाएगा, और यू कितना आ जाएगा आपका -4 जूल। ठीक है, आएगा नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हुआ नहीं हुआ आपसे। ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ठीक है, तो क्यू दे रखा है आपको 1 इंटू 10⁻⁶, मतलब 10⁻⁶ कूलम ही दे रखा है आपको, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलम का। फर्स्ट पार्ट में निकालना है मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू में ई, कितना था पी इंटू में, इसको ध्यान रखिएगा, तो थीटा क्या होता है 90 डिग्री, तो पी डाल दो, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो जब दे रखा है आपको, 2 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 5 और -8, 2 इंटू -3, और टाउ की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, देखो न्यूटन मीटर बिल्कुल सही आंसर है हमारा। द वर्क विच एन एक्सटर्नल एजेंट विल डू, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालना होता तो इसका निकालते और इसका नेगेटिव कर देते। ठीक है, अच्छा, और θ1 टू टर्निंग द डायपोल थ्रू एंगल 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा। ठीक है, तो θ1 दे रखा है 0 डिग्री और दे रखा है आपको 180 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि डायपोल को रोटेट किया फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल में क्या होता है 180 डिग्री, तो θ1 उस केस में क्या हो जाता है 0 डिग्री हो जाता, और θ2 क्या होता है 180 डिग्री। तो सेम क्वेश्चन को हम वैसे भी पूछ सकते थे। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं, पीई की तो निकाल ली हमने 2 इंटू 10⁻³ कोस θ1 1 माइनस में -1 कितना हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा 4 मिली जूल, कितना आ जाएगा 4 मिली जूल। वर्क डन निकाल लो या पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सब जूल में आएगी। ठीक है, तो 4 मिली जूल और 4 मिली जूल सेम आंसर है। ठीक है, सो देखिए आज का लेक्चर यहीं तक, थोड़ा बड़ा लेक्चर था, बहुत सारी चीजें कवर करनी थी इसलिए टाइम लगा, बट आई होप अगर अच्छे से देखा होगा आपने तो सब चीजें क्लियर होंगी, आई कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, घर जाइए इस लेक्चर के बाद, घर पे ही हैं वैसे तो आप, ठीक है, बाहर होंगे तो कोई नहीं, घर पे जाइए और इस पे जो आपके पास बुक होगी कोई भी, ठीक है, कोई रेफरेंस बुक या कोई भी, उस पर क्वेश्चन करिए जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है, देखिए कि आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कोई नई चीज मिलती है तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर जाके बुक बैठ उठा के थ्योरी मत पढ़ना कि ये चीज पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ये चीज पढ़ लेता हूँ, नहीं, जितना थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं बहुत है, सफिशिएंट है। करना है तो क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, बाकी मैं तो आगे क्वेश्चन करवाऊंगा ही और ज्यादा,
अभी के लिए इतना सफिशिएंट है एंड आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ एंड थैंक यू मेरा समय देने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।